हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है फुल केबिस मैदान सीरीज़ चैप्टर 4 कम्युनिकेशन पार्ट 5। अगर आपने कम्युनिकेशन चैप्टर के प्रीवियस 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले जाकर आप उन्हें देखिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी हो जाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो कि है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। Effectiveness of classroom communication depends on 5 major factors, namely teacher, student, message, instructional method, and media, and learning environment. The principle of effective classroom communication has been discussed under the following 4 headings: principle for teaching, principle for message design, principle for selection of instructional method and media, principle for creating, conducting learning environment. क्लासरूम कम्युनिकेशन का सक्सेस इन 5 चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि टीचर, स्टूडेंट, मैसेज, मेथड एंड मीडिया और लर्निंग एनवायरनमेंट। मतलब सिर्फ आप अच्छा बोल दो या अच्छा मटेरियल रख लो, ये काफ़ी नहीं है। काफ़ी तब होगा जब आप इसका सही कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके लर्निंग इफ़ेक्टिव बनाओगे। अब ये 4 हेडिंग्स आपको बताएंगी कि कैसे कम्युनिकेशन को हमें क्लासीफाई करना चाहिए, कैसे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, मैसेज डिज़ाइन, सिलेक्शन फॉर इंस्ट्रक्शनल मेथड, मीडिया एंड लर्निंग एनवायरनमेंट हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ टीचर्स से। डेवलप अ रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट and a perception about the surrounding. This require analysis of one's strength and weakness, acceptance of reality, and efforts to realize one's potential. आप जैसे हो वैसे खुद को समझो। आपकी कुछ वीकनेस होंगी और कुछ स्ट्रेंथ होंगी, उन्हें डिफ्रेंशिएट करो और जो आपकी वीकनेस है आप उस पर काम करो और उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करो। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अच्छा है और खुद की ह्यूमिलेशन या क्रिटिसिज्म करना भी यहाँ पर अच्छा है। जितना आप ज़्यादा खुद को एनालाइज करोगे, अपनी कमी और वीकनेस पे काम करोगे, आप उतना ही अच्छा खुद को इम्प्रूव कर पाओगे। Next one is develop proficiency in the subject matter. Desire to acquire knowledge is a must for the teacher. In the word of Mahatma Gandhi, live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever. A teacher should make every effort to remain updated in his or her subject area by independent reading, participation in short-term courses, attending classes of proficient teacher expert, discussing subject-related issues and problems with other colleagues or seniors. सब्जेक्ट को डीपली समझते रहो, उससे अपडेटेड रहो, नए फैक्ट्स और एग्जाम्पल्स को सीखते रहो। अगर आप खुद सीख रहे हो तो स्टूडेंट्स को सिखाना और भी ईजी हो जाता है, क्योंकि आप खुद भी अपडेटेड रहते हो। हर वीक कुछ नया पढ़ाने की कोशिश करो और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बच्चों के साथ शेयर करो। गांधी जी के कोट के अकॉर्डिंग हमेशा सीखने का जज्बा रखना चाहिए, क्योंकि टीचर जो होता है वो लाइफ टाइम लर्नर होता है। मतलब आज का पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझो और कल के लिए तैयारी भी लगातार करते रहो। ओके, रेगुलर रीडिंग, वर्कशॉप्स और कलीग्स के डिस्कशन से आपका सब्जेक्ट नॉलेज मॉडर्न और स्ट्रॉन्ग रहेगी, जिससे आप कॉन्फिडेंट और कन्विंसिंग बन सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अकाउंटिंग टीचर अगर लेटेस्ट जीएसटी एग्जाम्पल्स लाता है तो स्टूडेंट ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंड द लर्नर। A teacher should try to collect as much as information about the learner characteristics as he or she can. स्टूडेंट के बैकग्राउंड, प्रायर नॉलेज, इंटरेस्ट और लर्निंग स्टाइल समझो। हर स्टूडेंट अलग होता है, एक ही तरीका सब पर काम नहीं करता। क्लास में एक छोटा सर्वे या क्विक टॉक होना चाहिए, जहां से ये समझ में आए कि बच्चों को विजुअली समझाना आसान होगा या फिर उन्हें ओरल बेसिस पर या फिर एग्जाम्पल देके समझाना आसान होगा। Information needs to be collected about the previous knowledge, learning styles, cognitive styles, motivation, and interest. Teachers should accept the facts that no individual alike and thus cannot be treated in the same manner. Exactly. ये डिटेल्स लेसन प्लान को पर्सनलाइज करने में हेल्प करती हैं। डिफ्रेंशिएट इंस्ट्रक्शन से सबका लर्निंग इम्प्रूव होता है। मतलब ग्रुप एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस और फास्ट लर्नर्स के लिए चैलेंज टास्क बना रहना चाहिए और हर एक बच्चा डिफरेंट होता है, ये टीचर को समझना पड़ेगा। Next one is develop effective communication skills, both verbal and non-verbal.
कम्युनिकेशन स्किल्स कैन बी एक्वायर्ड थ्रू ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। बोलने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, लिसनिंग स्किल्स सब इम्पॉर्टेंट है। ये सब प्रैक्टिस से इम्प्रूव हो सकती हैं। अपनी टीचिंग को रिकॉर्ड करो, फिर सुनो, देखो गलतियाँ कहाँ हो रही हैं और उसे समझकर खुद को इम्प्रूव करो। Okay, a teacher can record his or own audio and analyze the same for identifying the strength and the weakness in the spoken language. She should remain open to feedback from colleagues, superiors and student. रिकॉर्डिंग और फीडबैक से पता चलता है कि क्या कन्फ्यूजन है और फीडबैक लेने से इम्प्रूवमेंट होता है। स्टूडेंट से पूछो कहाँ स्लो करूँ, किस एग्जाम्पल में आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, किस एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊँ। सिंपल फीडबैक्स बहुत ही पावरफुल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नॉलेज अबाउट पेडागोजी एंड एंड्रोगोजी। दिस एनेबल द टीचर टू प्लान, ऑर्गेनाइज एंड डिलीवर इवैल्यूएट instructions based upon the sound principles of teaching, learning and thereby promote learning among students. पेडागोजी है वो चिल्ड्रंस के लिए होती है और एंड्रोगोजी जो होती है वो एडल्ट्स के लिए होती है। दोनों की बेसिक मेथड्स समझना होगा आपको, उसी के अकॉर्डिंग लेसन प्लान बनाना होगा। जैसे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है और प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जो होती है वो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, adopt flexible approach. This help in modifying instructions as per the needs of the students. कभी प्लान चेंज करना पड़े तो अडेप्ट कर पाओ। अगर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं तो पेस स्लो करो या एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स दो। ठीक है, रिजिड रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। एज अ टीचर आप रिजिड नहीं रह सकते, आपको फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा। कभी आपको लर्निंग फास्ट करानी पड़ेगी, कभी स्लो करानी पड़ेगी। ठीक है, तो वो बच्चों पे डिपेंड करेगा और आपको उसी अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करना पड़ेगा। लास्ट वन इज बीइंग ऑब्जेक्टिव एंड अनबायस्ड। अ टीचर शुड ट्रीट स्टूडेंट्स एज इक्वल एंड नॉट गिव एनी प्रेफरेंसेस टू स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट एंड क्रीड। फेयर ट्रीटमेंट से क्लासरूम सेफ और अंडरस्टैंडिंग बनता है। जब स्टूडेंट रिस्पेक्ट और फेयरनेस फील करते हैं तभी वो खुलकर पार्टिसिपेट कर पाते हैं। डिसिप्लिन भी ज़रूरी है लेकिन फेवरेटिज्म से बचना चाहिए। सबको एक जैसा चांस दो। और अच्छा टीचर मेरी नज़रों में वही होता है जो फेवरेटिज्म नहीं करता। जो बायस्ड होता है वो एक अच्छा टीचर नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आपको अनबायस बनना पड़ेगा। जितने 40 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, और आपको सबको इक्वल ट्रीट करना पड़ेगा। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट किसी एक भी बच्चे को नहीं। अदरवाइज आप फेवरेटिज्म प्रमोट करोगे और आधे बच्चे इस चक्कर में आपसे खुलकर बात नहीं कर पाएंगे और पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएंगे क्लास में। ठीक है, सो नेक्स्ट है प्रिंसिपल फॉर मैसेज डिज़ाइन। आप कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं मैसेज डिज़ाइन के। द मैसेज शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी आप टीच कर रहे हो, चाहे वो टेक्स्ट है, लेक्चर, स्लाइड्स, उसमें कुछ बेसिक फीचर्स होने चाहिए। क्लियर ऑब्जेक्टिव से लेकर एग्जाम्पल्स होने चाहिए। अगर मैसेज अच्छा डिज़ाइन होगा तो स्टूडेंट्स को समझ आएगा और याद रहेगा। यहाँ पे बात हो रही है लेक्चर्स की कि आपके लेक्चर्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, अच्छी तरह से डिज़ाइंड होने चाहिए, तभी वो स्टूडेंट को समझ में आएंगे और उन्हें याद भी रहेंगे। ठीक है, कैसे? पहले तो आपका जो लेक्चर है वो एक एक्रोनियम यहाँ पे गिवन है स्मार्ट, इससे आपको याद रहेगा। कैसा होना चाहिए? स्मार्ट। स्मार्ट, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक एंड टी फॉर टाइम फ्रेम्ड। ओके, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो इन पैरामीटर्स पे चेक करना चाहिए, जैसे कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम फ्रेम्ड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रेलिवेंट टू द ऑब्जेक्टिव। रेलिवेंट टू कवर ऑल द ऑब्जेक्टिव। जो कंटेंट चूज करो वो सीधे ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करना चाहिए। एक्स्ट्रा इरेलेवेंट फैक्ट कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, तो वो आपके स्लाइड्स में या आपके कंटेंट में नहीं होना चाहिए। जो रेलिवेंट है उसे ही आप अपने लेक्चर में इंक्लूड करिए। प्रॉपरली सीक्वेंस्ड। This is covered in Unit 1 under the maxims and principle of teaching. It should be seen that the content is organized based on the following parameters. कंटेंट को सही ऑर्डर में रखना ज़रूरी है। सीक्वेंस से लर्निंग स्मूथ होती है। सिंपल टॉपिक्स पहले, फिर कॉम्प्लेक्स। अगर आप अननोन से डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्ट पर चले जाओगे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है,
तो पहले आपको बच्चों को सिंपल बताना है, सिंपल चीज़ें, फिर कॉम्प्लेक्स, इजी फिर डिफ़िकल्ट, कंक्रीट फिर एब्स्ट्रैक्ट, नोन से अननोन की तरफ, ऑब्जर्वेशन से रीजनिंग की तरफ। ठीक है, ये एक करेक्ट तरीका होता है बच्चों को पढ़ाने का, जो वो पहले से जानते हैं, जिस चीज़ से वो पहले से रिलेट कर सकते हैं, उससे चीज़ों को कनेक्ट करके आपको जो चीज़ें वो नहीं जानते हैं वहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, यूज़ ऑफ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंडेबल टू द लर्नर्स। The language of message should be simple and comprehensible to the learners. Technical jargon should be avoided. Simple words use करो, अगर टेक्निकल टर्म है तो उसे एक्सप्लेन करो, अदरवाइज स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। डिफ़िकल्ट इंग्लिश वर्ड्स की जगह शॉर्ट हिंदी वर्ड्स या एग्जाम्पल से समझाएं। ठीक है, यूज़ एप्रोप्रिएट लैंग्वेज। Symbol used in the message should be technically correct and standardized. Maths, science, accounting, symbols का सही यूज़ बहुत ज़रूरी है। रॉन्ग सिंबल से कॉन्सेप्ट बिगड़ सकता है। करेक्ट यूनिट्स या अकाउंटिंग सिंबल अगर गलत हो तो कैलकुलेशन कंफ्यूज करती है। ठीक है, इंक्लूड रेलिवेंट एक्सरसाइज। द एक्सरसाइज सेलेक्टेड शुड बी ऑफ वेरी डिफ़िकल्ट लेवल एंड शुड इन्वॉल्व द लर्नर्स मीनिंगफुली। हर लेवल के लिए प्रैक्टिस हो, इजी से स्टार्ट करके मॉडरेट और मॉडरेट से डिफ़िकल्ट की तरफ जाना चाहिए। इससे बच्चे इंगेजिंग रहते हैं। जैसे आपको नया टॉपिक मैथ्स में इंट्रोड्यूस होता है, सबसे पहले बहुत छोटे छोटे से सवाल आते हैं, इजी से आते हैं, फिर थोड़ा और डिफ़िकल्ट, फिर थोड़ा और डिफ़िकल्ट, फिर बिल्कुल डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सबसे लास्ट में होते हैं। ऐसा होता है ना, तो यहाँ पे वही हो गया कि सही तरीका होना चाहिए, एक सीक्वेंसिंग होनी चाहिए ताकि बच्चों का मन वहाँ पर लगा रहे सवाल में। Make generous use of examples and non-examples. Examples from daily life and world of work should be used to facilitate understanding of the applicability of content in different settings, and thus it ensure greater transferability of the learned material. रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स और जो रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स नहीं हैं उन दोनों को कनेक्ट करना। मतलब मान लो हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं बुक से, और वहाँ पे एक क्वेश्चन आया है प्रॉफिट एंड लॉस का, और फिर हमने बुकिश से वो सॉल्व कर लिया, बुक क्या क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व कर लिया। फिर हमारे पास एक प्रॉफिट एंड लॉस का रियल एग्जाम्पल है जिसको हम लेकर आते हैं अपनी क्या बोलते हैं एप्लीकेशन में, यूज़ में, और वहाँ से बच्चों को समझाते हैं, उससे सॉल्व करते, उनकी बैलेंस शीट बनाते, विच मीन्स बच्चों को रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करते हुए हम समझाएंगे तो उन्हें और ज़्यादा समझ में आएगा और उनका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल फॉर सेलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मैथड एंड मीडिया। ठीक है, नंबर वन इज सेलेक्ट रेलिवेंट एंड एप्रोप्रिएट मैथड एंड मीडिया. The method and the media should be relevant to the objective content and context and should be appropriate to the level of learners. Lectures, discussions, demonstrations, videos, slides सबका यूज़ ऑब्जेक्टिव और उस स्टूडेंट लेवल के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। जैसे तो मुझे समझना पड़ेगा कि बच्चा किस एज ग्रुप का है, बच्चे की क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या मैं सिर्फ वीडियोस और स्लाइड से समझा सकती हूँ, क्या मुझे उसे ओरली समझाना चाहिए, क्या रिटर्न की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर, क्या डायग्राम्स की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, ये सब हमें सोचना पड़ेगा। हाई स्कूल्स के लिए इंटरैक्टिव एग्जाम्पल, प्रोफेशनल क्लासेस के लिए केस स्टडी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज यूज़ वेराइटी ऑफ मेथड्स एंड मीडिया. In order to cater to the individual differences among learners and to avoid monotony, a variety of methods and media should be used by the teachers. एक ही स्टाइल रिपीट करने से बोर्डम हो जाता है, मिक्स करके यूज़ करना चाहिए, लाइक ऑडियो, विजुअल और हैंड गेस्चर्स, ग्रुप वर्क, ताकि बच्चा जो है वो ईजिली समझे। मतलब कभी कभी ग्रुप डिस्कशंस कर लो, कभी बच्चों को स्लाइड्स के थ्रू पढ़ा दो, कभी बच्चों को गेम्स खेलते खेलते पढ़ाना चाहिए, तो उनका इंटरेस्ट बना रहेगा और बोर भी नहीं होंगे वो। या फिर ऐसा कर सकते हैं 30 मिनट्स के लेक्चर में 10 मिनट्स का उन्हें रेस्ट टाइम देना चाहिए, 5 मिनट्स का उन्हें डिस्कशन करने का टाइम देना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, बच्चों का मन लगा रहता है क्लासरूम में. यूज़ गुड क्वालिटी मीडिया.
The quality of media in terms of its visibility, legibility, finished colors and printing should be judged before it's used. अगर जो या मतलब बोला गया, अगर जो आप मान लीजिए आप स्लाइड से बच्चों को पढ़ा रहे हो और स्लाइड जो है बहुत ज़्यादा छोटे छोटे शब्द लिखे हैं, उसमें दिख ही नहीं रहा है और बहुत अजीब से कलर्स हैं, उसमें फेडेड कलर्स हैं, बिल्कुल कलरफुल नहीं है, छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो तो बिल्कुल डायग्राम्स ही नहीं है, तो वहाँ से स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आपका जो मीडिया क्वालिटी है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहलाएगा। क्योंकि मीडिया क्वालिटी का मतलब, अगर मीडिया का मतलब है कि बच्चों को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ, उनका अटेंशन ग्रैब्स करना और उन्हें इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाना, तो आप जो भी मीडिया इस्तेमाल कर रहे हो ना वो एक अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना होगा आपको, ठीक है। तो आप प्रोजेक्टर ले रहे हो या फिर आप स्लाइड्स बना रहे हो तो स्लाइड अट्रैक्टिव स्लाइड होनी चाहिए, राइट। वीडियो दिखा रहे तो वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी वीडियो होनी चाहिए, ऐसा कुछ। इंटीग्रेट मीडिया इन टीचिंग. Media should not be used in isolation. For example, if a video film is being used at the end of the lesson to reinforce what has been taught in the class, then it should be either be followed by a discussion or some quick assessment of students' understanding. मीडिया को टीचिंग सीक्वेंस में फिट करना चाहिए। पहले तो मतलब हमारा टीचिंग में मीडिया होना ही होना चाहिए। वीडियो दिखाने के बाद, मान लीजिए आपने बच्चों को वीडियो दिखाई, तो वीडियो दिखाने के बाद उस पर डिस्कशंस भी होने चाहिए, उससे क्वेश्चन भी टीचर को रेज करने चाहिए या शॉर्ट क्विज रखना चाहिए बच्चों के लिए, ताकि आप उनकी लर्निंग को समझ सको या फिर कह सकते हैं उनकी लर्निंग को कंसोलिडेट कर सको, इकट्ठा कर सको, ठीक है। अगर आपने सिर्फ वीडियो चला दी और वीडियो ख़त्म हो गई, फिर आप कह रहे हो ठीक है बेटा अपनी अपनी क्लासेस में जाओ और आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आ गया है, तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा ऐसे, आपको क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, आपको एक एक्सप्लेनेशन देनी ही पड़ेगी उन्हें, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल्स फॉर क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। तो नंबर वन इज classes should not be overcrowded. It's really become difficult for the teacher to manage a big class and pay attention to each learner, which is the main reason the student-teacher ratio is prescribed by various regulatory bodies. जब क्लास में बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं तो एक टीचर को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए टीचर स्टूडेंट का जो रेशियो प्रिस्क्राइब किया जाता है रेगुलेटरी बॉडीज के द्वारा, हमें उसे फॉलो करना चाहिए। कहीं कहीं पर ये रेशियो शायद 1:40 का है, जहाँ पर एक टीचर पर 40 स्टूडेंट्स होते हैं, या फिर कहीं कहीं पर मैंने उसको 32 या 35 भी देखा है, ठीक है। तो हमें ऐसा एक क्लास में मोस्टली 40 स्टूडेंट्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, वरना एक टीचर जो है वो उन बच्चों को हैंडल नहीं कर पाएगी और सबको एक साथ नहीं मैनेज कर पाएगी, और जो पर्सनलाइज नॉलेज चाहिए होती है एक स्टूडेंट को, वो टीचर प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। Ensure proper sitting arrangements in the class. Minimum essential distance should be maintained between the teachers and the students, and among students, each student should be able to interact with the teacher and other students. Furniture should be comfortable and in proper condition. In addition, there should be proper lighting and ventilation arrangement in the classes. Seating, लाइट्स, वेंटिलेशन और कंफर्टेबल फर्नीचर डायरेक्टली स्टूडेंट अटेंशन और हेल्थ को अफेक्ट करता है। इंटरेक्शन के लिए स्पेस भी इंपॉर्टेंट है। क्लासरूम को ऐसे अरेंज करो कि सब स्टूडेंट्स टीचर को क्लियरली देखें और एक दूसरे से बातें डिस्कस कर पाएँ, और हर एक टीचर हर एक बच्चे को देख पाए क्लियरली। ऐसा होना चाहिए, मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हाइट में छोटे हैं, उन्हें आगे बैठना चाहिए, और जो हाइट में ज़्यादा बड़े हैं उन्हें पीछे बैठना चाहिए, बट ऐसा मोस्टली फॉलो नहीं होता है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो बच्चे अपनी मर्जी से कहीं भी बैठ जाते हैं और फिर कुछ बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है और फिर वो कुछ भी नहीं सीखते हैं। सिर्फ कुछ बच्चे होते हैं जो अटेंटिव रह जाते हैं क्लास में, बाकी सब लैग कर जाते हैं, ठीक है। बिल्ड रैपोर्ट विद द स्टूडेंट. A teacher should know each and every student in the class by the name and should friendly with the student. He or she should try to give respect to the individuality of student. He or she should have a positive attitude toward the student. हर स्टूडेंट का नाम टीचर को पता होना चाहिए और उन्हें कैसे क्या चीज़ें पसंद है, उनके क्या लाइक्स हैं, उन्हें क्या डिसलाइक्स है, थोड़ा बहुत इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। वो उनके साथ थोड़ा फ्रेंडली भी होने चाहिए ताकि बच्चे जो वो कॉन्फिडेंट फील करें उन तक अपनी बात पहुंचाने में,
ठीक है, डर नहीं होना चाहिए बच्चों के अंदर, और जो टीचर है वो बच्चों की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। ठीक है। Encourage cooperation and healthy competition among students. This can be achieved by assigning group activities and pairing bright students with average or poor students. हमें क्लास में एक कॉपरेशन मेंटेन करना चाहिए या इंकरेज करना चाहिए। इससे क्या होता है, एक हेल्दी कंपटीशन क्लास में बना रहता है, और हेल्दी कंपटीशन क्लास में बना रहना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? उससे क्या होता है, सारे बच्चे एक दूसरे को इंकरेज कर पाते हैं। अच्छे बच्चे जो होते हैं, वो जो एवरेज बच्चे होते हैं, पुअर बच्चे होते हैं, उनको इंकरेज कर सकते हैं। हेल्दी कंपटीशन टीचर को क्या करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए। फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो दोनों तरफ से होना चाहिए। टीचर बच्चे को गाइड कर रहा है और बच्चा भी बता रहा है उसे कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, जो चीज़ें नहीं समझ पा रहा है। इससे क्या होगा, लर्निंग इम्प्रूव होगी। encourage experiments. A teacher should encourage experiment with new ideas and techniques by the students. Creativity should be encouraged rather than curbed. Problem having more than one solution needs to be posed in the class. यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो टीचर है ना, वो encourage करना चाहिए बच्चों द्वारा लाए गए आइडियाज़ को। कि जैसे बच्चे बोलते हैं मैम आज हम क्लास में ये एक्टिविटी करते हैं, मैम आज क्लास में ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे भी एक्साइटेड रहते हैं और उन्हें लगता है कि हाँ, टीचर भी उनकी बात सुन रहा है, और इससे उन्हें पढ़ने में और मज़ा आता है। ओके। प्रोवाइड रेनफोर्समेंट. अ टीचर शुड रेनफोर्स द डिजायर्ड कम्युनिकेशन बिहेवियर ऑफ अ लर्नर, शुड प्रेज, अप्रिशिएट, रिवॉर्ड एंड सोशल रिकग्निशन. देखो, कुछ भी बच्चा अच्छा करता है ना, तो हमें उसे रिवॉर्ड देना चाहिए, उसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए। उससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो और बेटर करने का ट्राई करता है। प्रोवाइड नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट. There should not be a fear of punishment. Prior information regarding schedule of activities, tests, assignments should be provided to the learners in order to avoid unnecessary anxiety on the part of the learner. देखो, ऐसा इन्वायरमेंट टीचर को क्रिएट करना चाहिए क्लास में कि बच्चे टीचर से डरे नहीं। अगर बच्चे टीचर से डरेंगे तो वो अपनी बात टीचर तक नहीं पहुंचा पाएंगे। उन्हें बस इस बात का डर रहेगा कि कहीं मुझे पनिशमेंट ना मिल जाए, और इस चक्कर में वो टीचर तक कुछ भी अपना नहीं पहुंचा पाएंगे। कोई प्रॉब्लम फेस करेंगे तो भी वो टीचर तक नहीं जाएंगे। उन्हें लर्निंग में स्ट्रगल आ रहा है तो भी वो टीचर तक नहीं जाएंगे। ऐसा इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। रेगुलर टेस्ट होने चाहिए, असाइनमेंट्स होने चाहिए, एक्टिविटीज़ को शेड्यूल करना चाहिए टीचर्स को, और उन्हें अननेसेसरी एंजाइटी जो बच्चों के अंदर आ जाती है टीचर को लेकर, वो अवॉइड करनी चाहिए। उन्हें बहुत ही फ्रेंडली और लाइट माहौल बनाना चाहिए क्लास में। ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है पैराफ्रेजिंग। अच्छा, मैंने इससे क्वेश्चन देखा हुआ है तो ये हमें देख लेना चाहिए एक बार। Paraphrasing is a skill that is absolutely necessary for good listening. It means stating in your own words your understanding of what has been just said. It gives the speaker the opportunity to find out what message he or she is getting across to you. He or she can make any corrections needed. To begin paraphrasing, you might start by saying, "What I hear you saying is," or "It sounds like," or "Let me see if I'm understanding you." पैराफ्रेजिंग का मतलब स्पीकर की बात को अपने वर्ड्स में रिपीट करना होता है। इससे पता चलता है कि आपने सही सुना या नहीं। क्लासरूम में टीचर जब स्टूडेंट्स की बात को पैराफ्रेज करता है तो स्टूडेंट्स को फील होता है कि टीचर को समझ आ गया है। ठीक है। स्पीकर को चांस मिलता है क्लैरिफाई करने का कि जो मैंने बात बोली थी वो सामने वाले को समझ में आई है कि नहीं। मान लीजिए बच्चे ने कोई लाइन बोली कि कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऐसा कुछ करके उन्होंने एक लाइन बोली, तो टीचर क्या करेगा, उस लाइन को अपने वर्ड्स में फ्रेज करेगा और फिर बच्चे से कहेगा, क्या आप तुम यही कहना चाह रहे थे? तो बच्चा येस और नो में बोलेगा। इससे क्या होगा, बच्चे को लगेगा टीचर ने उसकी बात भी सुनी, उसकी बात को समझा भी। ठीक है, ये चीज़ होती है बच्चों को कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। इससे कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। इट हेल्प द स्टूडेंट्स टू नो दैट दे आर अंडरस्टूड बाय द इंस्ट्रक्टर। इससे लगता है कि टीचर को उनकी बात समझ में आ गई है। इट प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग फॉर अकरिंग। इससे क्या होता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्रिएट नहीं हुई है सुनने वाले को, और हुई है तो वो उसे क्लैरिफाई कर सकता है। इट हेल्प्स टू अवॉइड इम्पल्सिव एंड एंग्री रिएक्शन। मान लो मैंने कुछ गलत समझ लिया और मैंने क्या किया, गुस्सा हो गई मैं। पर अगर पैराफ्रेज करेंगे तो सामने वाले को मिसअंडरस्टैंड किया होगा तो मैं उसे करेक्ट कर पाऊंगी, मेरे रिएक्शन कंट्रोल रहेंगे। इट
विल प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड ईजिली। इससे क्या होगा, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगी जल्दी, जब सामने वाले की बात सुनूंगी तभी तो पैराफ्रेज करूंगी, राइट, तो डिस्ट्रैक्ट तो नहीं होंगी। इट हेल्प टू रिमेंबर व्हाट यू सेड फ्रीक्वेंटली। अच्छा, कोई चीज़ किसी ने मुझे बोल दी और मैंने उसे वापस से रिपीट कर दिया, पैराफ्रेज कर दिया, तो मुझे भी वो चीज़ याद रहेगी, मेरे माइंड में रिटेन रहेगी, राइट। ये एक तरह की रिवीजन टेक्निक भी होती है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, हम उन्हें देख लेते हैं। अच्छा, ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ना, ये एग्जाम में आए हुए हैं, मैंने से देखे हैं बहुत बार। ये ऑप्शंस में आते हैं और एक साथ ही सारे ऑप्शंस में आ जाएंगे और एक पैराग्राफ गिवन होगा, और ये पैराग्राफ किससे रिलेटेड है, क्या वो सिंक्रोनस मीडिया है, क्या वो एसिंक्रोनस मीडिया, क्या ये टाइम शिफ्ट है, क्या ये सर्विलेंस है, क्या ये कन्वर्जेंस है। फिर आपको टिक करना पड़ेगा कि पैराग्राफ किससे रिलेटेड है। तो ये आपको पता होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, अच्छी तरह से। तो पहला है सिंक्रोनस मीडिया, मीडिया that take place in real time such as live television or radio and that require the audience to be present when the media is being broadcasted or performed is called synchronous media। और synchronous media का मतलब होता है रियल टाइम, मतलब रियल टाइम में बच्चों को पढ़ाना। मैं बैठी हूँ, बच्चे बैठे और मैं उन्हें पढ़ा रही हूँ, ये रियल टाइम हो रहा है, ठीक है, तुरंत तुरंत जो हो रहा है, लाइव कोई चीज़ हो रही, रेडियो लाइव चल रहा है, टीवी लाइव हो रही, न्यूज़ रिपोर्टिंग लाइव हो रही, दैट इज़ सिंक्रोनस, ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है और मैं उसे प्रेजेंट टाइम पर ही सुन रही हूँ, ओके, दैट इज़ सिंक्रोनस मीडिया। कॉल पे बात कर रही हूँ, सिंक्रोनस मीडिया, ठीक है। अब आता है एसिंक्रोनस media that does not require the audience to assemble at a given time in order to use it is called asynchronous media। For example of asynchronous media are printed materials or recorded audio or video। अब asynchronous media का मतलब होता है जो सुनने वाला व्यक्ति और जो बोलने वाला व्यक्ति है वो अलग अलग टाइम पर बोल और सुन रहा है। मैं अभी बोल रही हूँ और आप इस वीडियो को कुछ टाइम बाद देखोगे और कुछ टाइम बाद पढ़ोगे, तो ये क्या होगा, ये asynchronous हो गया, दोनों ही लोग अलग अलग टाइम पर काम कर रहे हैं, ठीक है। आप मेरी वीडियो बाद में देखोगे, मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो इन दोनों में क्या है, टाइम में डिफरेंस है, दैट इज़ एसिंक्रोनस। ये लाइव काम नहीं होता है। इसमें क्या होता है, मान लो आज बुक प्रिंट हो गई है और पढ़ने वाला कभी और पढ़ेगा, ठीक है। आपने कोई टीवी सीरियल रिकॉर्ड कर लिया, उसे लाइव नहीं देख रहे हो, बाद में देखोगे, दैट इज़ एसिंक्रोनस। Next one is time shift, the recording of an audio or video event usually by the audience to be watched later at a time other than when it was originally broadcasted is called time shift। Setting a VCR to record a favorite program is example of time shift। अब इसमें क्या होता है, टाइम शिफ्ट का मतलब है ओरिजिनल ब्रॉडकास्ट के बाद देखना। आजकल डीवीडी या फिर DRV रिकॉर्ड लेक्चर्स कैटेगरी में आता है। अगर स्टूडेंट्स रात को क्लास रिकॉर्ड कर लेते हैं और वो बाद में देखते हैं, मतलब मैंने कोई चीज़ अभी रिकॉर्ड कर ली, अभी लाइव क्लास चल रही है, मान लीजिए किसी प्लेटफॉर्म पर, मैंने उसे रिकॉर्ड कर ली, मेरे पास अभी टाइम नहीं था देखने के लिए, मैंने कल सुबह देखा उसे, तो बाद के लिए स्टोर कर लेना इस टाइम शिफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सर्विलेंस। Primarily, the function of mass communication is to provide information about a process, issue, event and other development in the society। सर्विलेंस का मतलब होता है न्यूज़ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना मास कम्युनिकेशन सोसाइटी को, ठीक है। क्लासरूम कॉन्टेक्स्ट में भी टीचर करंट इवेंट से एग्जाम्पल समझाता है सारे बच्चों को, ये भी तरह का सर्विलेंस हो गया। फिर आता है कन्वर्जेंस। It's a combination of computing, telecommunication and a media in a digital environment। Convergence and the changes that is bringing are fundamentally changing many aspects of mass media and communication। Convergence जब अलग अलग टेक्नोलॉजीज एक साथ आ जाती हैं, जैसे स्मार्टफोन पे वीडियो, इंटरनेट, टेक्स्ट, सब कुछ एक साथ हो रहा है, ये क्या है, कन्वर्जेंस है। मतलब मैंने एक मोबाइल लिया, उस मोबाइल में मैं वीडियो भी देख सकती हूँ, टेक्स्ट भी कर सकते हो, इंटरनेट भी यूज़ कर रही हूँ, तो ये क्या है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को एक साथ लेकर आना, दैट इज़ कन्वर्जेंस। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कमांडमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। 10 कमांडमेंट्स बहुत आसान है। कम्युनिकेशन की 10 कमांडमेंट्स क्या हो गए, क्लैरिफाइंग आइडिया बिफोर कम्युनिकेटिंग, पहले खुद क्लियर हो जाओ फिर सामने वाले को बताओ। अगर हम पहले ही क्लियर खुद ही नहीं है तो सामने वाले को क्या एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। पहले खुद क्लियर हो जाओ, क्या आपको आइडिया क्या सामने वाले को क्या आइडिया देना है, उसे ऑर्गेनाइज कर लो और फिर उनसे कम्युनिकेट करो।
एग्जामिन द ट्रू पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, किसी से बात करने का क्या पर्पस है मेरा, मैं इस इन्फॉर्मेशन को क्यों सामने वाले को देना चाहता हूँ, मेरा क्या पर्पस है, ये हमें पता होना चाहिए। हम कोई चीज़ क्यों बोल रहे हैं, किसी को क्यों इन्फॉर्म कर रहे हैं, क्यों इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हमें ये पहले खुद को पता होना चाहिए। ठीक है। टेक द एंटायर इन्वायरमेंट फिजिकल एंड ह्यूमन इनटू कंसिडरेशन। हमें सब कुछ कंसिडरेशन में लेना चाहिए। एंटायर एनवायरनमेंट में क्या कहता है, रूम, नॉइज, स्टूडेंट, मूड, कल्चर, एवरीथिंग। ठीक है। व्हेन वैल्यूबल टेक एडवाइस फ्रॉम अदर्स वाइल प्लानिंग कम्युनिकेशन। अगर बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट मैटर है तो हमें किसी और से एडवाइस ले लेनी चाहिए कम्युनिकेशन करने से पहले। ओके। बी केयरफुल फॉर द ओवरटोन्स एंड द बेसिक कंटेंट ऑफ द मैसेज। टोन भी मीनिंग कैरी करता है। अगर आप हार्श टोन में बोलोगे तो सामने वाले को लगेगा कि ये चिल्ला रहा है मुझ पर। तो आपको पोलाइट और रिस्पेक्टफुल रहना है बोलते वक्त। यूज़ क्रिस्प लैंग्वेज एंड बी क्लियर। कम बोलो, क्लियर बोलो। सब कुछ बोलकर उसे बिल्कुल वेग ना कर दो, मतलब सामने वाले को समझ ही ना है, सब कुछ मिक्स हो गया, सामने वाला कंफ्यूज होगा कि क्या मैसेज आपको बताना था, मैं समझ ही नहीं पाया। तो क्रिस्प लैंग्वेज, बी क्लियर, कम और थोड़ा पर क्लियर। फॉलो अप ऑन कम्युनिकेशन। आपने जो बात कही है सामने वाले से उस पर फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। कम्युनिकेट विद द फ्यूचर एज वेल एज द प्रेजेंट इन माइंड। फ्यूचर का लेके सोचकर और प्रेजेंट में क्या हो रहा है अभी का लेकर, दोनों की चीज़ को आपको कम्युनिकेट करना है। ठीक है। आज जो पढ़ रहे हो उसका फ्यूचर रेलेवेंस भी देखना चाहिए आपको, राइट, कि ये मैं जो पढ़ रहा हूँ उसका क्या काम है, ये स्किल आगे काम आएगी कि नहीं आएगी, ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जॉब में कैसे यूज़ होगा, हमें ये भी सोचना। मान लीजिए आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो आप सोच रहे हो कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ काम आएगा। बहुत बच्चे होते हैं ना, हमें ट्रिग्नोमेट्री सिखा दी पर यूज़ कहाँ है, पर टीचरों ने बताते नहीं कि बेटा इसका बहुत यूज़ है, आपको नहीं पता है तो टीचर को चाहिए कि मैं बताऊँ, टीचर को चाहिए कि सामने वाले को बताए कि बेटा टिग्नोमेट्री का यूज़ है। बच्चे सोचते हैं हमें बस पढ़ाया जा रहा है और टिग्नोमेट्री का यूज़ कहीं नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमें बताना पड़ेगा बेटा हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसका बहुत यूज़ है हमारी लाइफ में, हम कोई भी चीज़ यूँ ही नहीं पढ़ रहे हैं। ओके। बी अ गुड लिसनर। अब कम्युनिकेशन का ये मेन पार्ट है कि एक अच्छा लिसनर बनो। अगर आप सुनोगे नहीं तो रिस्पॉन्ड भी सही नहीं कर पाओगे। एग्जिबिट कॉन्ग्रुएंसी, जो आप बोलते हो और जो आपका बॉडी लैंग्वेज बिहेवियर दिखाता है दोनों कंसिस्टेंट होने चाहिए। इसका मतलब है कि बातें तो मैं बहुत अच्छी कर रही हूँ और मेरा जो एटीट्यूड सामने वाले को लेकर जो मेरा गेस्चर है, बॉडी लैंग्वेज है, वो अलग ही गुस्से में शो कर रहा है, विच मीन्स कि मेरा बॉडी लैंग्वेज और मेरी टोन मैच ही नहीं कर रही है। अगर आप बोलते हो आई एम अप्रोचेबल पर आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी लगती है कि मुझसे दूर रहो, तो फिर तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंसी का, एग्जिबिट कॉन्ग्रुएंसी का मतलब आपको आपकी लैंग्वेज और आपका बॉडी लैंग्वेज दोनों मैच नहीं कर रहा। ठीक है। तो लर्नर्स, ये था फुल केविस मैदान सीरीज चैप्टर कम्युनिकेशन का पार्ट 5। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको वो डाउट क्लियर कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।